हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डिस्कवरी लर्निंग। मैं धीरज कुमार आप सबों का वेलकम करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है चैप्टर 9 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन। ये लास्ट चैप्टर होता है समकालीन पॉलिटिकल साइंस का। ये जो है लास्ट चैप्टर होता है। ये लास्ट जो है इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, यानी कि विश्व एकीकरण। इसको जब हम वैश्वीकरण को अलग करके पढ़ेंगे तो देखिए विश्व होता है और प्लस एकीकरण यानी विश्व प्लस एकीकरण, यानी पूरे विश्व को एक बनाना, पूरे विश्व को एक करना, एकजुट करना। इसमें जो होता है इसको वैश्वीकरण को हम पहले समझने का प्रयास करें। इस चैप्टर का जो नाम है उस नाम को समझने का प्रयास करें। विश्वीकरण और भूमंडलीकरण एक ही बात है, ग्लोबलाइजेशन एक ही बात है। तो इस चैप्टर का और इस वर्ड का मीनिंग यह है कि विश्व को एक करना, एकजुट करना। इससे जो जो बेनिफिट होंगे, इससे जो जो हानि होगा हमको, अलग देश को, उस चीज़ को इस चैप्टर के अंतर्गत आता है। सकारात्मक नकारात्मक पहलू को देखेंगे, इससे हमको अभी तक में क्या बेनिफिट हुआ और हम लोग ने क्या अचीव किया इसके कारण, और क्या क्या कठिनाई, समस्या और परेशानी आया, जो परेशानी से जूझ रहे हैं। ये सब चीज़ गरीब जो है गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि इसका ही एक पार्ट है। तो इस चीज सबको देखते हैं। तो वैश्वीकरण, विश्व और एकीकरण यानी विश्व को एक करना। इस वैश्वीकरण से क्या हो जाता है कि विदेश से कंपनियां अपने यहाँ आसानी से आ जाता है। विदेश का जो प्रोडक्ट है वह जो है आसानी से यहाँ आ जाता है, और यहाँ का जो प्रोडक्ट बनता है विदेश आसानी से चल जाता है। यानी कि ज़्यादा रोक टोक नहीं होना, वही कहलाता है आपका वैश्वीकरण। जैसे हम लोग यहाँ से हम लोग किसी विदेश का जो है कल्चर को कॉपी कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ अभी क्या है शर्ट को पहने हुए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अपने देश भारत का संस्कृति धोती और कुर्ता पहनना होता है। तो लेकिन हम लोग क्या उस धोती कुर्ता को धीरे धीरे भूले जा रहे हैं। तो क्या हम कहीं ना कहीं जो है दूसरे देशों का जो है कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, दूसरे जगह की सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मेरा खान पान है तो दाल भात रोटी ये सब जो जितने भी है ये सब आइटम, ये सब खाने का। लेकिन अभी देखा जाता है चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि, हॉट डॉग, कॉल डॉग, ये सब जो जितने भी चीज़ है वह सब मार्केट में, डोसा, ये सब जो है मार्केट में देखने को मिलता है और ज़्यादा लोग प्रिपेयर करते हैं। तो कारण है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है ग्लोबलाइजेशन होने के कारण हम लोग जो है विदेश की राजनीतिक नीतियों को, विदेश की संस्कृतियों को, विदेश से होने वाले आर्थिक हितों को कहीं ना कहीं कॉपी करते हैं। तो इसी सब के बारे में चैप्टर होता है आपका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का पहले हम तो परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद उसका अर्थ समझाएंगे। पहला परिभाषा क्या है वैश्वीकरण? एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति, विचार, पूंजी के प्रभाव को वैश्वीकरण कहते हैं। आप जो है इससे नोट्स भी बना सकते हैं, हम जो बोले उससे आप लिख भी सकते हैं। जैसे हम तो बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप जो है इस बोर्ड पे से लिखे हुई बात को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। एक तरह से शॉर्ट नोट्स हो जाएगा आपको, ठीक है। तो वैश्वीकरण का परिभाषा पूछ दे, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण को अपने शब्दों में बताएं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है। तो एक देश दूसरे देश में व्यक्ति, विचार, पूंजी का आदान प्रदान करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि एक देश दूसरे देश में व्यक्ति जाता है, जैसे भारत से बहुत व्यक्ति जो है पासपोर्ट बना लिया और वीजा लेके विदेश चल गया। तो विदेश गया किसी ना किसी मकसद से गया, व्यापार करने गया, और वो चाहे वहाँ घूमने जाए। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ, वैश्वीकरण के कारण हुआ कि हम आसानी से एक देश से दूसरे देश चल जाते हैं,
वहाँ घूमने चल जाते हैं, वहाँ बसने चल जाते हैं, वहाँ काम करने चल जाते हैं, कमाने चल जाते हैं, आर्थिक हित भी होता है। तो ये जो है वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है। यानी कि व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जाना, दूसरे देश का कंपनी फैक्ट्री एक देश से दूसरे देश आना, मतलब कि आयात और निर्यात में हमको मतलब कि ग्लोबलाइजेशन से आसानी हो जाता है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं ये सब चीज़। ठीक है, पूंजी का आदान प्रदान, व्यक्ति का आदान प्रदान, संस्कृति का आदान प्रदान, यही कहलाता है आपका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। जब इसका डिफिनेशन पढ़ लेंगे तो वैश्वीकरण का कारण यानी कि वैश्वीकरण का क्या रीजन होना चाहिए, विकास के स्तर की विभिन्नता, यानी कि विकास के स्तर में जो है विभिन्नता है, हर एक जगह है विकास अलग अलग ढंग से है, कहीं का विकास का कुछ रीजन है, अपने देश का विकास का कुछ रीजन है, हर एक जगह का संस्कृति अलग अलग है, तो हर एक जगह का रहना सहना अलग है, बोली विचार अलग है ना, चलना बोलना सब अलग है। तो ये स्थिति है। तो विकास के स्तर की विभिन्नता है कौन चीज में, संस्कृति में। प्रौद्योगिक विकास यानी कि प्रौद्योगिक विकास जो होता है वह विकास हो, इसके कारण जो होता है क्या होता है, प्रौद्योगिक विकास होता है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन हुआ तो अपने देश में विकास किया, दूसरा देश भी विकास किया, इससे छोटे देश को नुकसान भी पहुंचा, बड़े देश विकसित जो देश है ना, तीन तरह का जो होता है क्या होता है, एक होता है विकसित देश, अविकसित देश और एक होता है विकासशील देश। आप समझिएगा, तो हम लोग किस देश में आते हैं, विकासशील देश में। तो ऐसा माना जाता है कि जो विकासशील देश में आता है उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ ग्लोबलाइजेशन होने के कारण। जो देश जैसे विकसित है, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चीन तो आ जाता है विकासशील में, तो ये सब देश जो है, ये सब देश को माना जाता है कि विकसित है। तो कहना ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के कारण जो विकसित देश है उसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। क्यों ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि कारण है यहाँ तो ये प्रथा पूंजीवादी को बढ़ावा दिया गया है ना, पूंजी को बढ़ावा दिया गया। पूंजी को कैसे बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि आपके पास देखिए, जैसे आपके पास रास्ता खुल गया, मतलब भारत में आने के बाद रास्ता खुल गया। 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन पे हम लोग जो है ध्यान दिए, तो उसमें क्या हुआ, भारत में कंपनियां आना स्टार्ट कर दिया है ना, उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो उससे क्या हुआ कि विदेशी जो है भारत में आने का प्रयास किया और भारत में व्यापार करने का प्रयास किया। ये क्यों हुआ, क्योंकि इसको जो है सरकार चाहे कि हमको टैक्स मिल जाए, और टैक्स मिलने के कारण अगर दूसरा कंपनी आ सकता है, यहाँ अपना जो है व्यापार कर सकता है और करती भी है। तो ये सब बेनिफिट होता है। तो इससे जिसके पास पूंजी रहेगा, जिसके पास पैसा रहेगा, वही ना दूसरा जगह इन्वेस्ट कर देगा, दूसरा जगह जाकर पैसा लगा देगा। तो देखिए उसके पास पैसा, दूसरी जगह पैसा लगाते तो पूंजीवादी देश, तो उसमें कौन आएगा, विकसित देश को ज़्यादा बेनिफिट होता है। और विकासशील तो अपने जूझ रहा है, अपने कोशिश करता है कि अपने नागरिकों को किसे जो है अच्छी तरह से उसको प्रोवाइड किया जाए सब कुछ। तो इसलिए विकासशील देश में अपने जूझ रहा है, और अविकसित को तो उतना मतलब धन ही नहीं होगा कि दूसरे जगह इन्वेस्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि विकसित देश जो है ना, वह उसको ज़्यादा इससे बेनिफिट होता है, ये माना जाता है। बहुत सारे राजनीतिज्ञ ये मानते हैं। तो वैश्वीकरण का निगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। आपके एग्जाम में पूछा जाए सकारात्मक दृश्य और नकारात्मक दृश्य, तो ये भी आपको हम आगे बताते हैं। ये हो गया वैश्वीकरण के परिणाम, यानी कि वैश्वीकरण होने से क्या परिणाम होता है। तो तीन तरह का परिणाम देखने को सामने आता है, एक राजनीतिक परिणाम, दूसरा आर्थिक परिणाम और तीसरा संस्कृति प्रभाव, है ना। यानी कि संस्कृति में चेंजिंग या आर्थिक में चेंजिंग और राजनीतिक में चेंजिंग, इस सब में जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बात को देख सकते हैं। दोनों बात होने की संभावना है और हुआ है ना। किस किस में, यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन होने के कारण जो है क्या समस्या उत्पन्न हुई,
है ना, क्या हमको सुख सुविधा मिला, क्या हम लोग डेवलपमेंट किए, क्या हम लोग खो दिए हैं, वह चीज जानना ही इसके परिणाम में आ जाएगा। यानी ग्लोबलाइजेशन के परिणाम क्या होते हैं, उससे जो है क्या कठिनाई, क्या समस्या, सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस हम कर लेते हैं। तो पहले है कि राजनीतिक परिणाम में क्या दिक्कत हुआ, क्या क्या कठिनाई हुई, क्या समस्या हुआ। तो इसमें जो है सकारात्मक जब दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या हुआ, शासन व्यवस्था में सुधार हुआ। ग्लोबलाइजेशन हो गया तो शासन व्यवस्था में सुधार हुआ, यानी कि अब जो है बिना वीजा, बिना पासपोर्ट का कुछ नहीं होगा, वह सब बनना चाहिए। उस समय ठोस कानून जो है लाया जाए, इसके लिए रूल रेगुलेशन लाया जाए। शासन व्यवस्था जो है सचेत हो गया, अलर्ट हो गया। तो शासन व्यवस्था में इससे जो है वृद्धि हुआ, शासन व्यवस्था अच्छी हो गई, शासन व्यवस्था में सुधार हो गया। ये हुआ राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है वैश्वीकरण का प्रभाव का सकारात्मक होना। पहला कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा हो गया, सुरक्षा स्ट्रोंग हो गया, मजबूत हो गया, ये ठीक है। यानी कि कोई बाहरी सीमा जैसे पाकिस्तान वाला इंडिया में आ सकता है ना, किसी तरह घुसपैठी करता है, देखते हैं कितना अलर्ट रहता है, आर्मी वाला उस पर अटैक कर देता है ना, पकड़ लिया, उसको पूरा जवाब देना होता है। तो ये सब जो होता है, तो ये सब मजबूत हुआ है राजनीतिक दृष्टिकोण से। ये ग्लोबलाइजेशन होने के कारण ये सब मजबूती हमको मिला है, पारदर्शिता मिला है। यानी कहने का मतलब है कि पारदर्शिता का मतलब होता है कि अब देखिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। अब किसी दुकान पे गए, आप जो है वहाँ आप मान के चलते हैं 150 का सामान लिए, अपना फोन निकाले और 150 का आप जो है गूगल पे, फोन पे कुछ भी कर देते हैं। तो आपके पास एक लीगल प्रूफ तो होता है। आप उस दुकानदार का भी बोल दिया कि अच्छा आपका उधारी चल गया था, आपका जो आप जो पेमेंट हमको किया, आपका पेमेंट नहीं हुआ था, यानी कि ये कहेगा कि आप पैसा नहीं दिए थे। मान के चलते हैं वो भूल, कस्टमर ज़्यादा था, वह भूल गया और आप दूसरे दिन दुकान पे फिर गए तो आपसे पूछा कि आप जो दिन 150 का सामान ले गए, आप हमको पैसा नहीं दिए थे। आप तुरंत फोन निकालिएगा, देखिए हिस्ट्री, आपको हम पेमेंट किया है कि नहीं इतना 150 का। तो इसके पास आपको जो एक लीगल प्रूफ हो जाता है ना, तो वही होता है पारदर्शिताकरण। यानी कि जो है हम लोग इंटरनेट और कंप्यूटर की दुनिया में जुड़ गए हैं। यानी कि अभी आप एक मेल लिखिए तो दूसरे देश यूएसए चल जाएगा, है ना, रूस चल जाएगा, सऊदी अरब चल जाएगा, एक कॉल मारिए विदेश में आप बात कर सकते हैं। तो ये सब होना जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है, वैश्वीकरण के कारण हुआ है। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ते गया है और हम लोग जो है विदेश संपर्क आसानी से संपर्क बना लेते हैं। ये सब कारण से जो है ग्लोबलाइजेशन का एक सकारात्मक पक्ष कह सकते हैं, एक सकारात्मक पक्ष है। अब है कि शासन व्यवस्था का सरल होना, है ना, शासन व्यवस्था सरल हो गया, यानी कि आसानी से आप विदेश जा सकते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं है ना। वहाँ का आपको वीजा मिल गया, यहाँ आप पासपोर्ट बना लीजिए और वहाँ विदेश चल जाइए। तो ज़्यादा झंझट नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में ज़्यादा समस्या उत्पन्न आपको नहीं होगी। तो ये सब में आसानी हुई है, सरलता आई है। अब इसके देखते हैं नकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष में है कि कल्याणकारी राज्य का जो है समापन हो गया, समाप्त हो गया। जैसे संविधान में कई बार कल्याणकारी राज्य की स्थापना का बात किया गया है। जैसे DPSP पढ़िएगा तो कल्याणकारी राज्य मूल के कर्तव्य पढ़िएगा तो कल्याणकारी राज्य मौलिक अधिकार में है, कल्याणकारी राज्य। तो हर एक जगह कल्याणकारी राज्य का बात किया गया है। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि आपके देश में, आपके राज्य में, है ना, जब आप पॉलिटिकल साइंस के बच्चा हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप जो है राज्य का मतलब कोई राज्य नहीं समझ जाइएगा, है ना, कोई एक जैसे राज्य बिहार नहीं समझ जाइएगा। राज्य का मतलब कभी कभी देश भी हो जाता है, राज्य का मतलब कभी कभी बिहार भी हो जाएगा, राज्य का मतलब कभी कभी एक प्रांत भी हो जाता है, एक कंपनी, एक फैक्ट्री जहां अपना रूल रेगुलेशन होता है, यह भी हो सकता है। तो राज्य का अपना अलग अलग मीनिंग होता है पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो वह राज्य जो है वह कल्याणकारी राज्य का निर्माण नहीं कर रहा है, देश कल्याणकारी राज्य का निर्माण नहीं कर रहा है। जब इतना पाबंदी नहीं है विदेश जाना तो आदमी जो है आसानी से विदेश चल जाता है, विदेश व्यापार कर लेता है, उस पर कोई रोक टेक नहीं होता है। तो कल्याणकारी यानी कि समाज के लोगों पर, समाज के वर्गों पर सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार ज़्यादा पूंजीवादियों पर ध्यान दे रही है, कैसे मेरे यहाँ बिजनेस व्यापार लगे, इस पर सरकार जो ध्यान दे रही है, उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। समाज में क्या कठिनाई परेशानी है
उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो पहले जो कल्याणकारी राज चल रहा था, कल्याणकारी समाज का हम लोग स्थापना किए थे, उसमें कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिलता है वैश्वीकरण के कारण। तो ये आपका नकारात्मक एक पक्ष होता है। दूसरा नकारात्मक पक्ष कहा जाए कि राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप, यानी राज्य में सरकार न्यूनतम हस्तक्षेप करती है, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, जो करना है करो। तो राज्य में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करने के कारण ये कुछ नकारात्मक पक्ष है ना, कि भाई आपके अंदर है तो आप जो है थोड़ा उसको देखिए क्या कठिनाई क्या समस्या हो रहा है, लेकिन ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना, ये नकारात्मक होता है। उद्योग में, यानी कि उद्योग में कम हस्तक्षेप करना, जो भी उद्योग लगा रहा है, छोटे छोटे उद्योग, उसमें सरकार और राज्य कम हस्तक्षेप कर रही है, उसको बढ़ावा नहीं दे रही है, क्योंकि उसके पास पूंजी वाला आ जाएगा तो उस पर जाएगा। कहने का मतलब ऐसे समझिए, एक रेस्टोरेंट खुला है और एक अच्छा से एकदम सजा दिया, पूरा एकदम कांच लगा है, एसी लगा है, तो आदमी उसमें जाएगा, एक ढाबे वाले के पास नहीं जाएगा, एक रोड पे बेचने वाले के पास नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत हुआ है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये सब बातें आपको देखने को सामने आता है कि शासन व्यवस्था, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो शासन व्यवस्था आसान हुआ है, शासन व्यवस्था मेरा जो है सरल हुआ है ना, पारदर्शिता आई है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए नकारात्मक पक्ष को, तो कल्याणकारी राज का जो कल्याणकारी राज्य पे ध्यान नहीं दे रही है, कल्याणकारी राज्य पे ध्यान नहीं दे रही, राज्य की राज्य में न्यूनतम हस्तक्षेप कर रही है, उद्योग में कमी हो रहा है। तो ये होता है राजनीतिक दृष्टिकोण से सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। अब देखते हैं आर्थिक दृष्टि से जो है क्या परिणाम आता है वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम, वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम। तो विकास के गति में वृद्धि, अब जो है वैश्वीकरण हुआ तो विकास में गति हो गया, विकास गतिशील हो गया। ये होता आर्थिक परिणाम, यानी कि हम लोग आसानी से, मेरे यहाँ कोई व्यापार कर रहा है, हम आसानी से विदेश जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो विकास का होने का जो है पॉजिटिव कारण है कि विकास की गति में वृद्धि हो गया, रोजगार में वृद्धि हो गया, रोजगार के ज्यादा अवसर आने लगे, ज्यादा यहाँ कंपनी फैक्ट्री लग जाएगा, यहाँ के आदमी को जॉब मिलेगा, यहाँ के आदमी को काम मिलेगा, इसमें वृद्धि हो गया आर्थिक दृष्टिकोण से, है ना। बाजार में प्रतियोगिता आ गई, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन आ गया, कंपटीशन। पहले जो है मतलब कि सब अपने से कर ले रहे थे, अपने से सब चीज बना ले रहे थे, तो वह जो है उस छोटे छोटे उद्योग को पहले कंपटीशन नहीं था, कोई करने वाला नहीं है, एक हम अकेला है। लेकिन अब जब मार्केट में इस तरह से आ गई, वैश्वीकरण आ गई, तो कंपटीशन आ गई, प्रतियोगिता देखा जा रहा है, तो ये आ गया है। उच्च गुणवत्ता, यानी कि हम देखते हैं हम लोग धीरे धीरे क्यों चाइनीज के सामान प्रिपेयर करने लगे, क्योंकि हमको सस्ता में मिल जाता था, हमको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आसानी से कोई भी देश का सामान, प्रोडक्ट आपको आसानी से उपलब्ध हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण हो रहा है। ये ग्लोबलाइजेशन हो गया तो आपको आसानी से आईफोन मिल रहा है, आप आसानी से एप्पल फोन खरीद सकते हैं, आप ओप्पो फोन खरीद सकते हैं, वीवो फोन खरीद सकते हैं, जितने भी विदेशी प्रोडक्ट है वह खरीद सकते हैं। मेरे यहाँ का भी टाटा कार बनाती है तो दूसरे जगह जाता है। तो ये सब हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ये आर्थिक दृष्टि से रोजगार में वृद्धि होता है, आर्थिक दृष्टि से रोजगार में वृद्धि होना, विकास गति, जो हम लोग विकास किए ग्लोबलाइजेशन के कारण विकास किए, जल्दी से विकास करना, और बाजार में प्रतियोगिता देखा जाता है, उच्च गुणवत्ता के सामान मिल जाता है, यानी हमको कम पैसे में अच्छा जगह सामान जहाँ मिलता है वहाँ हम रिसर्च करते हैं, वहाँ सर्च करते हैं, वहाँ जाकर खरीदते हैं प्रोडक्ट। तो ये होता है आर्थिक दृष्टिकोण से सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि वैश्वीकरण का परिणाम में, आर्थिक परिणाम में सकारात्मक दृष्टिकोण। अब नकारात्मक दृष्टिकोण को देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी आ गया, यानी कि बहुराष्ट्र, यानी सब जिसके पास पूंजी था वो कंपनी आते गया, बहुत सारा कंपनी आते गया। तो ये कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निर्माण हुआ, बढ़ावा होना। लेकिन इससे क्या हुआ, ज्यादा कंपनी आ गया तो ज्यादा कंपटीशन हो गया, ज्यादा प्रतिस्पर्धा की स्थिति देखी गई। ये स्थिति हुआ बहुराष्ट्रीय कंपनी को आने से। लेकिन इससे क्या हुआ, छोटे छोटे कंपनी, छोटे छोटे उद्योग का पतन होते गया। तो यह भी निगेटिव इम्पैक्ट है, यह निगेटिव इम्पैक्ट पहुंचा रही है आर्थिक दृष्टिकोण से। अब जो छोटा छोटा उद्योग लगाया था, छोटा छोटा जो काम कर रहा था, उसका तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ये नकारात्मक कारण है, छोटे छोटे उद्योगों का पतन होना।
जो है अब विकास का जो है समान दृष्टिकोण नहीं, असमान दृष्टिकोण हो गया। अब मान के चलते हैं असमान दृष्टिकोण कैसा हो गया कि अभी देखते हैं हमको चाइनीज का सामान अच्छा लगता है, हम लोग वहां से ज़्यादा खरीदने लगते हैं, तो वहां से ज़्यादा सामान आ जाता है एक ही जगह से। तो विकास के असमान स्तर है, समान स्तर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको जैसे कि इंडिया का सामान भी उतना बिक रहा है, मान के चलते हैं दूसरे देश का भी सामान उतना बिक रहा है, नहीं बिक रहा है। तो वहाँ कहीं ना कहीं असमान की स्थिति देखा जा रहा है। इक्वालिटी तो बना होना चाहिए, समानता बना रहना चाहिए, है ना, तो होगा, नहीं तो असमानताएं आ जाएगी, समाज में असमानताएं आ जाएगी। तो असमानताएं आने से ये आर्थिक स्थिति परिणाम को देखते हुए असमानताएं आ रही है, असमानता का विकास हो रहा है ना। किसी फोन का उसी फोन जितना फीचर उसमें है उतना फीचर दूसरे फोन में है, किसी का दाम कम किसी का ज़्यादा हो जाता है, तो असमान परिणाम है वो सब चीज़। वह तो आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें, है ना। पहला हो गया राजनीतिक, दूसरा हो गया आर्थिक, और तीसरा है आपका संस्कृति प्रभाव। अब संस्कृति पे भी प्रभाव डाला है ना। वीडियो के पहले ही हम बताएं कि कपड़ा हम लोग दूसरे जगह का देख के पहन रहे हैं, धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं, वहाँ का चलना बोलना सब फॉलो कर रहे हैं, वहाँ के जो पर्व त्योहार उसको भी कहीं ना कहीं कॉपी कर लेते हैं, है ना। तो ये सब चीज जो है हम धीरे धीरे कॉपी कर लेते हैं। विचारों में खुलापन हुआ है, ये जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हम लोग सही में यानी कि पापा से फ्रेंडली बात कर लेते हैं, मम्मी से फ्रेंडली बात कर लेते हैं, बहन से भी कर लेते हैं, है ना। तो खुलापन, अपने विचारों में खुलापन आया, अपने विचार को आप खोल के रख सकते हैं, खोल के दूसरे को बचा सकते हैं। ये सब जो है कहीं ना कहीं जो है संस्कृति पे प्रभाव जो डाला है वैश्वीकरण के कारण, ये ठीक है, इसको हम सकारात्मक मानते हैं, सही मानते हैं। खान पान पे प्रभाव छोड़ गया है। खान पान पे आप देखते हैं कि मार्केट अभी के समय में मार्केट का सामान खाना, बाहर के खाने को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। धीरे धीरे घर के सामान में, घर के खाने में जो टेस्ट नहीं आ रहा है बहुत सारे बच्चे को। तो इस तरह की स्थिति में क्या है कि वह बाहर का खाना पसंद कर रहा है, तो बाहर खाना पसंद कर रहा है तो कहीं ना कहीं वह जो है दूसरे देश से जो कॉपी किया गया हुआ उसको पसंद आने लगा है। तो इस तरह की वहाँ के रहन सहन, वहाँ के बोलने विचार में कहीं ना कहीं हम ऐसा नहीं कि पूरे कॉपी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं क्या करते हैं कुछ चेंजिंग करते हैं। अब कुछ चेंजिंग करने के लिए हम मेरे मुताबिक अनुसार हमको जो अच्छा लगता है, जो सुटेबल लगता है वो हम कर लेते हैं। तो जो हम मानते हैं कि ये सब सकारात्मक चीज़ है, या मानते हैं कि संस्कृति में यह ठीक है, अच्छा है, यानी कि बोलना, रहन सहन, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, विचार में खुलापन, ये सब हम मानते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण है। संस्कृति में ये सब जो चेंजिंग हुआ है, इससे क्या होता है कि मिलन जुलन बढ़ गया, यानी कि आदमी अपने आप को जोड़ पाता है एक दूसरे से। अब हमको मान के चलते हैं दूसरे जगह का इंग्लिश हम बोल रहे हैं, जितने भी अंग्रेज आएंगे तो समझेगा नहीं, अपने आप को जोड़ पाएगा। अब कोई इंडिया में आया, वह जो है यहाँ के मातृभाषा को जान पा रहा है, हिंदी बोल पा रहा है, तो यहाँ सामंजस्य अच्छे से बैठा पाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसका मिलन जुलन अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ जो मिल जुल जाता है, तो ये संस्कृति पे जो प्रभाव पड़ा है ग्लोबलाइजेशन कारण, तो ये अच्छा प्रभाव है, ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। लेकिन इसके नकारात्मक दृष्टिकोण भी कुछ है कि हम लोग ज़्यादा जो है अमेरिका के जो है संस्कृति को अपना लिए हैं, उसके कल्चर को अडॉप्ट कर लिए हैं, तो ये तो गलत है। कहीं एक जगह का ज़्यादा कल्चर आ जाना कहीं, तो ये तो दिक्कत बात है। तो ये कहीं ना कहीं जो है निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। अब है कि छोटे देश की संस्कृति इससे धूमिल हो जाती है। छोटे देश की जो संस्कृति है उसको हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, उसको बढ़ावा नहीं मिल रहा है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। तो ये हुआ निगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि वैश्वीकरण के परिणाम से जो है राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और संस्कृति प्रभाव के निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट को हम देखें। आपसे यह क्वेश्चन परिणाम वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि जितना भी बात हम आपको बता रहे हैं ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है और सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस साल के एग्जाम जो देने वाले जाएंगे 24 में 12th का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब समझते हैं कि भारत में वैश्वीकरण, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि भारत और वैश्वीकरण, या पूछेगा भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा,
भारत में वैश्वीकरण कब आया, ये भारत में वैश्वीकरण आने से भारत में क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत और वैश्वीकरण यानी कि बात करें भारत शीत युद्ध जब खत्म हुआ था, है ना, 1945 से स्टार्ट होकर कहा जाता है कि 1991 तक शीत युद्ध चला था। तो शीत युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद शीत युद्ध, और शीत युद्ध के खत्म होने के बाद जो है हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कह सकते हैं एलपीजी को बढ़ावा दी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिए, यानी कि उदारीकरण की ओर बढ़ावा दिए, निजीकरण को बढ़ावा दिए, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिए। ये तीन चीज को बढ़ावा दिए भारत। कब से? 1991 से ये सब चीज में बढ़ावा देने का हम लोग प्रयास किए। तो इससे हमको दो तरह की बातें आई सामने। दो तरह की बातें क्या, इसका जो है आलोचना। तो इसका आलोचना पहले ये समझ लेते हैं कि उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है। तो उदारीकरण का मतलब होता है कि कोई कंपनी आसानी से यहाँ आ जाना, उस पर कोई रोक टेक नहीं होना, कोई बाध्य नहीं होना, ज्यादा रोक टेक नहीं होना, आसानी से आ सकता है, उसके लिए हम द्वार खोल देना। तो ये होता है उदारीकरण, यानी उदार प्रभाव के है, जो आना है आ सकता है, रह सकता है, व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो होता है उदारीकरण। और उसके बाद निजीकरण, है ना, प्राइवेटाइजेशन। अब जो है सरकार जो है निजीकरण की ओर, प्राइवेटाइजेशन की ओर जो है ध्यान दिया है। और वैश्वीकरण तो आप जान रहे हैं। तो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, जो इस चैप्टर को अभी हम लोग कर रहे हैं। 1991 में जो है इसको जो है अपने भारत में भारत सरकार ने इसको बढ़ावा दिया। इसको बढ़ावा दिया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिए। तो वैश्वीकरण के आलोचना भी किया जाता है। जैसे आप बुक पढ़िएगा तो बुक में लिखा है, वैश्वीकरण के डिफिनेशन के बाद ही लिखा है, इसके प्रभाव में ही लिखा है कि इसके निगेटिव और इम्पैक्टिव जो हम पढ़ाएं ये भी इम्पैक्ट पहुंचता है। तो ये सब कारण जो है वामपंथी और दक्षिणपंथी वाले बात आता है। वामपंथी का कहने का मतलब हुआ कि गरीबी, जो गरीबी को सपोर्ट करता है, गरीबी के यानी कि समाज और संस्कृति और नागरिक को बढ़ावा देता है, अपने समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, वह होता है वामपंथी के विचार। यानी कि वामपंथी और दक्षिणपंथी एक विचार हो गया। तो विचार हो गया जो सामाजिक और संस्कृति को जानता है, सामाजिक और संस्कृति को बचाना चाहता है, सामाजिक संस्कृति और स्वतंत्रता को एकजुट करना चाहता है, वह वामपंथी में आता है। यानी कि इसमें जो है कहने का मतलब कि गरीबों के सपोर्ट में, गरीबों के हित की बात करता है। और दक्षिणपंथियों में जो है इसमें क्या है, दक्षिणपंथियों में अमीरों के हित की बात करता है। तो कहीं ना कहीं यह भी माना जाता है कि यही कारण होता है, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। हो सकता है ये एक रीजन हो, है ना, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। तो हमने ये अब जो है पूरा आपकी आलोचना तक, वैश्वीकरण के आलोचना तक में आपका ये चैप्टर खत्म होता है। वैश्वीकरण के पूरा चैप्टर हम परिभाषा से लेकर उसके आलोचना तक हम समझाएं, या पूरा का पूरा चैप्टर समझाने का प्रयास किए। वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण के डिफिनेशन और वैश्वीकरण के परिणाम, वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और संस्कृति प्रभाव को हमने जाना। और हमने जाना कि कैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कब भारत में आया, इससे भारत को क्या बेनिफिट हुआ और इससे जो है क्या निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंचा, और इसके आलोचना को जाने। तो आज हमने चैप्टर 9 क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस को, समकालीन पॉलिटिकल साइंस को समझने का प्रयास किया। और इस जो है चैप्टर को यहाँ से ये चैप्टर खत्म हो जाता है आलोचना पे, वैश्वीकरण के आलोचना पे। ये इसमें जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, आप आई होप कि आप बना लीजिएगा, आपको इस क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या नहीं हो। यदि आपको कोई क्वेश्चन चाहिए या कोई क्वेश्चन में डिटेल में जानना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख सकते हैं, हम उसको देखकर आपको उसके समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।